नमस्कार दोस्तों, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आने वाली सभी भर्तियों के लिए हम साइंस की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आपको हमारे प्लेलिस्ट पर, हमारे ताज कैरियर के इंस्टीट्यूट चैनल पर ये सारी वीडियो आपको निःशुल्क दी जाएगी। इनका आप बेहतरीन ढंग से तरीके से तैयारी करें और आने वाली भर्तियों के अंदर आप अपनी सफलता का परचम लहराएं। अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, पुराने की तुलना में अब बहुत ज्यादा टफ हो गया है। पहले आप एक एक लाइन के क्वेश्चन ही पढ़कर ही फाइट कर देते थे और बच्चों का नंबर आ जाता था। और इसलिए किसी ने कहा है कि कमबख्त कामयाब वही हुए जो इस काबिल ना थे, कमबख्त कामयाब वही हुए जो इस काबिल न थे, और दौड़ में जीते वही जो दौड़ में शामिल ही न थे, दौड़ में शामिल ही न थे। देखेंगे आज नया टॉपिक यौगिक तत्व और मिश्रण का। तो हम स्टार्ट करते हैं मित्रों पहला तत्व और मिश्रण से। पहला है किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या। यस दोस्तों, देखिए आप पहला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो आप बताइए तत्व की परमाणु संख्या, या तो बात की जाएगी तत्व की परमाणु संख्या। तो पहले आपने परमाणु को देखा होगा। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है मित्रों? नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर हम प्रोटॉन की संख्या को मित्रों परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या से तात्पर्य क्या है मित्रों? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या मित्रों? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही उस परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। आपसे पेपर में चाहे परमाणु क्रमांक पूछे, चाहे आपसे प्रोटॉन की संख्या की बात करें या परमाणु संख्या की बात करें, आंसर क्या आएगा मित्रों? यहां पर प्रोटॉनों की संख्या। क्या आएगा मित्रों? प्रोटॉनों की संख्या। अगर यही प्रश्न उल्टा आ जाए और आपसे न्यूक्लियॉन पूछ ले, तो ध्यान रखें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है मित्रों? न्यूक्लियॉन कहलाती है। न्यूक्लियॉन क्या कहलाती है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं। यही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? द्रव्यमान संख्या। और न्यूक्लियॉन के द्वारा ही द्रव्यमान संख्याओं का निर्माण किया जाता है। किसका? द्रव्यमान संख्या का। तो आपसे प्रश्न यहां था केवल परमाणु संख्या से, तो आंसर क्या आएगा मित्रों? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, परमाणु संख्या की बात करें तो केवल क्या गया यहां पर? प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। फिर बात करें अपन दूसरे प्रश्न की, इलेक्ट्रॉनों की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो मित्रों आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। किसने की है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है मित्रों? प्रोटॉन की, प्रोटॉन का आ जाए तो मित्रों क्या आएगा? गोल्ड स्टोनी। गोल्ड स्टोनी ने। और न्यूट्रॉन आ जाए मित्रों, न्यूट्रॉन पूछ ले तो जेम्स चैडविक। किसका आएगा? जेम्स चैडविक ने। तो आपसे पूछ ले जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है, तो आंसर आएगा न्यूट्रॉन की। गोल्ड स्टोनी ने किसकी खोज करी है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन का नाम दिया शाब्दिक गोल्ड स्टोनी ने। और रदरफोर्ड की बात संबंध रखता है ये रदरफोर्ड से। किससे संबंध रखता है ये? रदरफोर्ड से संबंध रखता है। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड से संबंध रखता है। यहां पूछा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की बात करिए केवल मित्रों, इलेक्ट्रॉन की। तो आंसर क्या आएगा? जे थॉमसन। क्या आएगा? जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं यहां पर थर्ड प्रश्न की। ये ध्यान रखिए आने वाली भर्तियों में राजस्थान पुलिस की बात करें, हम 4th ग्रेड की बात करें, रेलवे की बात करें, तो आने वाली वीडियो पटवारी की बात करें, तो यहां से बेहतरीन प्रश्न आपको मिल सकते हैं पेपरों में। हम उन पेपरों का संग्रह लाए जो पुराने बोर्ड द्वारा कराए गए हैं, उन्हीं पेपरों का एनालिसिस करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए। आप इनमें टेस्ट देकर आप तैयारी कीजिए, कहाँ कमी रहेगी खोजो और इसे ढूंढो और उसे सुधार करने का प्रयास करो।
कमी को खोजोगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, तो आप आने वाले पेपरों को सही सटीक ढंग से सही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न वही है पर उनके ऑप्शन बदल दिए। तो आपको ध्यान रखना उनको पेपर को किस तरह करना है, क्वेश्चन कहाँ से घूमा है, ये सब कब आएगा, जब आपको टेस्ट सीरीज पढ़ोगे या उसको दोगे पेपर के, टेस्ट सीरीज देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आए, एनालिसिस करोगे, तभी आप इसको संभव कर सकते हो। क्योंकि देखो कहाँ कमी रहेगी, खोजो इसे और ढूंढो और उसे दूर करो, क्योंकि कमी को खोजोगे नहीं, दूर नहीं करोगे तो आपको सफलता आसानी से मिलेगी नहीं। तो कमी को खोजो और दूर करो, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। तो ये आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे, मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी। लगभग एक दिन में 100 200 क्वेश्चन से ज्यादा एक ही टॉपिक के देखिए, एक ही टॉपिक के 100 200 क्वेश्चन करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन वही है पर उनके आंसर किस तरह बदले हैं, कहां पर नहीं लिख दिया है जिससे आंसर बदल गया है, 4 ऑप्शन को कैसे बदल दिया गया है। इसका जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप आने वाले पेपरों के क्वेश्चन सही सटीक सही नहीं कर पाओगे मित्रों। बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, किसी तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो आपको पता है किसी तत्व के गुण परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी, पढ़ा होगा मित्रों आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने, तो हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी बनाई। कौन सी? हेनरी मोजले, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। तो आपने ये पढ़ा होगा मित्रों हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। इसमें तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुण, तत्वों के जो गुण हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिए तत्वों के जो गुण हैं वो किससे होंगे? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के क्या होंगे? आवर्ती फलन होते हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? परमाणु क्रमांक। तो ये एक प्रश्न जहां से लिया है वो कहां से लिया है? आधुनिक आवर्त सारणी। किससे लिया गया है? आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी की हेनरी मोजले की आवर्त सारणी थी। उसने कहा था, उन्होंने कहा तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन माने जाते हैं। ये इसके वजह से आंसर क्या है यहाँ पर? परमाणु क्रमांक के आधार। किसके आधार पर मित्रों? परमाणु क्रमांक के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह देखिए निम्न में से एक परमाणु अणु है। आपको पता है प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण, प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा भाग, एक सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु, परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। वो है अविभाज्य कण। परमाणु क्या है मित्रों? अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों? परमाणु परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु का निर्माण कर रहे हैं। परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों? अणु बनाते हैं। परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। या देखो एक परमाणु अणु है, यानी जिनमें एक ही परमाणु पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एक परमाणु भी। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पर आपको पहले मैंने तरीका बताया है। अगर सही ऑप्शन आपको पता नहीं है तो आप उनमें से ढूंढिए कि गलत कौन से हैं। अगर आपको 3 ऑप्शन गलत पता लग जाता है, 3 ऑप्शन गलत पता लग जाएंगे आपको, तो 3 काट दोगे तो एक आंसर राइट निकल जाएगा। तो आपको देखिए एक परमाणु भी, तो आपको पता है इनमें से गैसें, बात करें हम सामान्य गैसों की, किसकी बात करें? गैसें। जो गैसें होती है क्या होती है? सम संख्या में होती है मित्रों। कैसी होती है? सम संख्या में। कैसे? 2 4 6 8। इनकी परमाणु की जो संख्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 में रहती है। जैसे O2 या फिर 2O2, समझ गए? 3O2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2, यानी इनकी सम संख्याओं में होती है। तो आपको पता चल गया है कि अगर इनमें से गैसें हम काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? एक परमाणु आ जाएगा। ये देखिए मित्रों, यहाँ आर्गन जो तत्व है Ar से लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H2 से लिखा जा सकता है, ऑक्सीजन को O2 से लिखा जा सकता है, ओजोन को O3 से लिखा जा सकता है, पर पूछा क्या है? एक परमाणु। तो आंसर क्या आएगा? आर्गन। आर्गन क्या है मित्रों? एक परमाणुवीय संरचना, अणु संरचना है आर्गन। आर्गन एक जो है एक परमाणुवीय संरचना तत्व। अब देखो डाल्टन,
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहले तो आप देखिए प्रश्न। अब डाल्टन क्या कहना चाहता था मित्रों कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। कहना चाहता था कि जो पदार्थ है, ये पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, फिर इसके टुकड़े हो जाएंगे तो ये भी छोटे टुकड़े से, फिर इसके टुकड़े हो जाएंगे तो ये टुकड़े, यानी एक पदार्थ का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। एक पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, ये बात भी सही है। विभिन्न तत्वों में परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग तत्वों की बात करें तो उन परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्याओं में परिवर्तन हो जाता है, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे तो उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे मित्रों। क्या होंगे? दोनों रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम मित्रों। 6 प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटने का कारण क्या है? तो मित्रों पहले तो समझिए आप आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी कहां से स्टार्ट हुई? प्रारंभ डोबे-रायनर से। किससे? डोबे-रायनर। डोबे-रायनर कौन थे? जिन्होंने आवर्त सारणी के ट्रिक दिए। ट्रिक का मतलब तत्वों को तीन तीन समूह में बताया, तत्वों को तीन तीन समूह में बताया। पहले बात करेंगे हम, देखो मित्रों, किसकी? डोबे-रायनर। डोबे-रायनर इसने क्या दिया? ट्रिक दिया। क्या दिया मित्रों? ट्रिक। फिर क्या आ रहा है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। फिर आया मित्रों मेंडलीफ। फिर आए हेनरी मोजले। जो आधुनिक आवर्त सारणी किताबों में पढ़ रहे हैं वो किसकी है मित्रों? आधुनिक आवर्त सारणी किसकी थी? हेनरी मोजले की। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है मित्रों? आधुनिक आवर्त सारणी किसकी? हेनरी मोजले की। यहां पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में आवर्त की, तो मैं बता रहा हूं आपको, जो प्रारंभ से जो आवर्त सारणी बनी थी, तत्वों को व्यवस्थित क्रम में जमाने के लिए जो सारणी बनाई गई उसे क्या कहा गया मित्रों? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में मित्रों देखिए इस तरह की संरचना, यहां पर जो खड़े खाने होते हैं, ये खड़े खाने क्या कहलाते हैं? वर्ग। क्या कहलाए मित्रों? वर्ग। और जो क्षैतिज खाने होते हैं, ये क्षैतिज खाने क्या कहलाए मित्रों? आवर्त। क्या कहलाए? आवर्त। और आवर्त कितने होते हैं? 7। और वर्ग कितने होते हैं? 18। वर्ग होते हैं 18 और आवर्त होते हैं 7। तो यह प्रश्न है आवर्त की। जब आवर्त में, यानी आवर्त इस तरह है तो आवर्त जा रहा है बाएं से दाएं। ठीक मित्रों, बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो परमाणु क्रमांक घटने का कारण क्या है? परमाणु क्रमांक के घटने का कारण क्या है? तो आपको यह प्रश्न बताया मैंने मित्रों कि एक तो आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होते हैं। जो क्षैतिज खाने होते हैं, जो क्षैतिज खाने होंगे इस तरह, ये क्या कहलाएंगे? वर्ग। और ये इस तरह खाने क्षैतिज, ये खड़े ऊर्ध्वाधर खाने हैं, ऊर्ध्वाधर खाने तो क्या कहलाएंगे? वर्ग। और क्षैतिज पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां क्या कहलाएगी? आवर्त। और आवर्त कितनी है मित्रों? आवर्त होते हैं हमारे पास 7। कितने होते हैं? 7। अब बोल रहा है वो बाएं से दाएं जाने पर, तो देखो हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है इस कंडीशन में, आपको ध्यान रखना है, बाएं से दाएं जाने पर NF का मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है मित्रों? NAF का मान बढ़ता है। NF का मान बढ़ता है। जब NF का मान बढ़ता है तो संकुचन ज्यादा होगा और उससे आकार क्या होगा? घटेगा। तो आपको मित्रों यहां केवल यही प्रश्न पूछा है आपसे कि बाएं से दाएं जाने पर क्या घटना होगी, बाएं से दाएं जाने पर क्या घटना होती है। तो आपको देखो मित्रों, बाएं से दाएं जाने पर NF का मान बढ़ता है। क्या होता है मित्रों? NF का मान बढ़ता है। NF का मतलब क्या होता है? देखो इधर, ये तो हो गया नाभिक। क्या हो गया मित्रों? नाभिक। और नाभिक में होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस। ये इसको खींच के रखता है। ये क्या करता है? खींच के रखता है। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है। नाभिकीय आकर्षण बल।
नाभिकीय आकर्षण बल, इसे कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं मित्रों? NAF, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? NAF कहलाता है, नाभिकीय आकर्षण बल। जब ये बढ़ेगा, ये जिसको खींचेगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है। इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा। जब NAF का मान बढ़ता है तो परमाणु के आकार क्या होता है? घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, यानी कम होता है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, NAF का मान बढ़ेगा, यानी NAF का मान जो होगा, नाभिकीय आकर्षण बल, NAF का मान बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या जो R है, परमाणु की त्रिज्या ये कम होगी। ये संबंध याद रखना, NAF का मान बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी। आपको ये याद रखना संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये रिश्ता क्या कहलाता है मित्रों? व्युत्क्रमानुपाती। यानी NAF का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान घटेगा, यानी आकार क्या होगा मित्रों? आकार होगा कम। क्या हो जाएगा मित्रों? आकार क्या हो जाएगा? कम। आकार क्या हो जाएगा? कम। तो ध्यान रखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता है। त्रिज्या भी कम होगी तो आकार भी कम होगा। इसमें यानी NF का मान बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बल की अधिकता होती है। तो परमाणु का आकार घटता है, ये तो खुद ही कह रही है, प्रश्न में खुद ही आ गया कि देखो स्वयं में दे रखा है परमाणु का आकार घटेगा, पर घटेगा क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। तो क्या आएगा मित्रों? नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यहां से इसको नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। मैं तुम्हें चाहता हूं दिलो जान की तरह, तो यहां से क्या करेगा? पूरा खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन। नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो इसका NF का मान बढ़ेगा। NF का मान बढ़ेगा मित्रों तो इसका संकुचन होगा, और संकुचन के कारण क्या हो जाएगा? आकार छोटा हो जाएगा। संकुचन हो जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो R क्या हो जाएगी मित्रों? कम हो जाएगी। नेक्स्ट तो देखो बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा इसका? नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता, यानी NF का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान घटेगा, यानी उसका आकार कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको इन प्रश्नों को ढंग से देखना है और इनके चार ऑप्शनों को समझना है। और परमाणु की बात करें, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको परमाणु की खोज के बारे में कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो आपको देखो मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट पूछा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? जल्दी बताइए फटाफट। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टोनी ने, गोल्डस्टोनी। और बात करें न्यूटन की, किसने करी? चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये होता है नाभिक में। कहां होता है? नाभिक में। और नाभिक की खोज कर दी थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। इसीलिए प्रोटॉन का संबंध किससे आता है? रदरफोर्ड से आता है। प्रोटॉन का संबंध किससे आ रहा है? रदरफोर्ड से। तो आप देखिए यहां पर से याद रखेगा, नाभिक की खोज किसने करी है? तो आंसर आएगा रदरफोर्ड। कौन आएगा मित्रों? रदरफोर्ड। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, ठीक। आइंस्टीन ने बताया E बराबर mc² होता है। ये किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु थोड़ा सिद्धांत दिया। क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। तो पूछ रहा नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। किसने करी मित्रों? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक, परमाणु केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की। अब देखो मित्रों न्यूटन की खोज, अभी जस्ट अपन को मैंने बताया आपको, यहां से आ गया रदरफोर्ड ने किसके लिए नाभिक की खोज की है? बोर्न, नील्स बोर्न ने क्या बताया? देखो मित्रों, चैडविक ने क्या बताया? न्यूट्रॉन बताया। क्या बताया? न्यूट्रॉन की खोज करिए। रदरफोर्ड ने किसकी करी है? नाभिक की खोज की है, ठीक। बोर्न ने क्या बताया? NH/2π बताया, ठीक। यानी क्या बताया? 2n² का सूत्र बताया। किसने दिया ये? बोर्न ने। किसने दिया? बोर्न ने। न्यूटन ने क्या? गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटी फोर्स की। तो आंसर देखिए आपको क्या आएगा। इनके अगर आपको तीन ऑप्शन पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ गया? या तो आपको तीन गलत पता हो या एक सही पता हो, दोनों ही तरीकों में आपका आंसर बिल्कुल राइट हो सकता है, अगर आपको ये पता है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा।
अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है मित्रों, अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक किसे कहते हैं? संख्यात्मक मान। वैज्ञानिक अवोगाद्रो ने मोल अणु की संख्या को समझाने के लिए, परमाणु का मोल भार समझाने के लिए, आणविक संरचना समझाने के लिए, उन वेट कितना होगा इसको बताने के लिए एक संख्या दी जिसको कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या का प्रश्न बार बार आ रहा है मित्रों, तो ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एबीएम, एबीएम का अर्थ क्या होता है मित्रों? अति भयंकर मोस्ट। क्या है? अति भयंकर मोस्ट है। कैपिटल जी का मान याद रखना है आपको, स्मॉल जी का मान याद रखना है, अवोगाद्रो संख्या याद करनी है आपको, अवोगाद्रो संख्या का मान याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान याद रखना है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट रेलवे भर्तियों में पूछे जाते हैं, सीईटी के अंदर भी आ चुका प्रश्न। तो आप देखिए प्रश्न क्या है, अवोगाद्रो संख्या स्थिरांक का मान क्या होगा? तो 0.06.0022 इंटू 10⁻23 क्या होगा? 10⁻23। तो यहां पर ध्यान रखें, ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा, क्या आएगा? 10⁻23। ये सीधा याद करने वाला मित्रों, ये वाला याद करने वाला प्रश्न है, आपको रटना पड़ेगा इसका मान। अब देखिए, बोर के परमाणु मॉडल में निम्न में से NH/2 NH/2 का गुणज होता है। जब नील्स बोर थे वैज्ञानिक, कौन थे? नील्स बोर ने कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक, रदरफोर्ड ने समझाया और उसने कहा इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये जो कक्ष होते हैं इन्हें कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं मित्रों? ऊर्जा स्तर। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? 2n² सूत्र से। कौन सा? 2n² के सूत्र से बढ़ते हैं, KMNL के सूत्र से भरे जाते हैं। तो ये 2n² का सूत्र दिया, तथा इन्होंने कहा कि ये अचल कक्षक होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? अचल कक्षक। ये क्या होते हैं? अचल या स्थिर, जिनका कोणीय संवेग क्या होता है मित्रों? कोणीय संवेग NH/2 होता है। ये NH/2 कोणीय संवेग, इनका कोणीय संवेग निश्चित होता है। ये अचल कक्षाओं में होते हैं, इसीलिए वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते लगाते नाभिक में नहीं समाते, क्योंकि ये स्थिर अचल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनका कोणीय संवेग क्या होता है मित्रों? जिनका कोणीय संवेग क्या होता है? फिक्स होता है। जिनका कोणीय संवेग क्या होता है? जिनका कोणीय संवेग यहाँ निश्चित होता है। ये कोणीय संवेग निश्चित होगा तो NH/2 NH/ क्या होगा? 2 बोर के परमाणु मॉडल में निम्न में से कौन सा NH/2 का पूर्ण गुणज होगा? तो आंसर क्या आएगा? कोणीय संवेग। कौन सा आएगा मित्रों? कोणीय संवेग। ये देखो, कोणीय संवेग के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने। किसने दिया? कोणीय संवेग के बारे में NH/2 का सिद्धांत किसने दिया? नील्स बोर ने। आपको याद रखना, परमाणु मॉडल नील्स बोर का, कोणीय संवेग NH/2 और दूसरा भी याद रखना है 2n² का सूत्र, ये भी किसने दिया? बोर ने। फिर दूसरा याद रखना है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर के बारे में भी किसने बताया? नील्स बोर ने। जब निम्न से उच्च में जाते हैं, निम्न से कहाँ जा रहे हैं मित्रों? निम्न से उच्च में जाते हैं और उच्च से निम्न में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन व अवशोषण करते हैं। जब देखो मित्रों, इधर देखिए, जब कोई भी कक्षक नीचे से जाएगा, यहां से देखो मित्रों, यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, यहां से गया यहां पर, जब निम्न से कहा जाता है, निम्न से जा रहा है उच्च में। कहा जा रहा है मित्रों? उच्च में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण। क्या करता है? अवशोषण। ठीक, और उच्च से निम्न में आता है। उच्च से कहाँ आ रहा है? निम्न में आ रहा है, तो क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन। ये बात किसने बताई? नील्स बोर ने, कि जब परमाणु के अंदर नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नीचे से निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन करेगा। आगे इसमें जैसे हम देखते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा खींचनी लेनी पड़ेगी हमें, तो ऊर्जा का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। ऊर्जा क्या करेगी? बाहर निकलेगी। ठीक प्रश्नों,
अब देखो मित्रों, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। कॉलम नंबर 11, कॉलम नंबर 11 का प्रश्न देखिए आप। 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आप 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। ये देखिए, निम्न कॉलम को आपको मिलान करने। यहाँ पर देखिए, दिए गए कॉलम की बात करें हम, दिए गए पूर्ण कॉलम को सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनाना है आपको, बात करना है, सही उत्तर चुनकर बताना है कि किसने खोजा। थोड़ी देर पहले ही बताया है, जेम्स चैडविक, कोई दिक्कत नहीं, थॉमसन। कोई बात नहीं, इतना तो समझ जाओगे मित्रों आप। थॉमसन। देखो इधर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी हमने। आपको जो याद है पहले वो टिक लगा दो, वो टिक लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जैसे आपको पता थॉमसन का, थॉमसन ने किसकी खोज करी है? इलेक्ट्रॉन की। तो आप इनमें देखिए, इनमें से तीसरे का फोर्थ देखिए, तीसरे का फोर्थ है, तीसरे का फोर्थ यहाँ पर दो है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपके दो ऑप्शन कट गए, तीसरे का फोर्थ। थर्ड का कौन हो गया? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी है? चैडविक ने न्यूट्रॉन की। तो दूसरे का थर्ड, दूसरे का थर्ड देखिए आप, दूसरे का थर्ड देखो, ये दो तो प्रश्न कट ही गए आपके। अब यहाँ देखिए, दूसरे का थर्ड एक यहाँ पर भी है, दूसरे में एक यहाँ पर भी है। अब देखिए आप, बचेगा दूसरे का थर्ड के बाद गोल्ड स्टोनी। गोल्ड स्टोनी ने किसकी खोज करी है? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। तो पहले का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, तो देखो फर्स्ट का सेकंड, ये क्या आ रहा है? फर्स्ट का फर्स्ट आ रहा है, ये गलत हो गया, तो अच्छा बस फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा? सेकंड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्ड स्टोनी ने। तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? पहला सही हो जाएगा। आप देखिए, थॉमसन ने किसकी खोज करी है मित्रों? इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। जो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, गोल्ड स्टोनी ने प्रोटॉन दिया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहा तो याद रखे, इधर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। प्रोटॉन किसने खोजा है? गोल्ड स्टोनी ने, गोल्ड स्टोनी ने। और आपको न्यूट्रॉन पूछ ले तो जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसने खोजा मित्रों? थॉमसन ने। एक और चीज ध्यान रखें, थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है मित्रों? परमाणु एक धनावेशित गोला है। ठीक। और दूसरा याद रखिए इनका, प्लम पुडिंग पितृ, प्लम पुडिंग मॉडल, ये भी याद रखें मित्रों। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने। धनावेशित गोला है, किसने बताया? थॉमसन ने। तरबूज में तरबूज के बीज पाए जाते हैं, प्लम पुडिंग में केक पर मेवे के कण पाए जाते हैं। ये सब किसने बताया? थॉमसन ने। थॉमसन किसने बताया मित्रों? थॉमसन ने। किसने बता दिया? थॉमसन ने। तो ध्यान रखें, थॉमसन ने क्या क्या बताया है? प्लम पुडिंग प्रतिरूप बताया है, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। ये भी आरपीएससी में आया हुआ, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, एलडीसी का प्रश्न है मित्रों, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। और आप देखिए, सेम संख्याओं में दे रखा है, सेम संख्याओं में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं बताइए जरा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? अब इसमें कोई संख्या लग रही है कि आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश की? तो आपको देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होते हैं। पर यहाँ पर ये सभी ऑप्शन गलत है, 1.6 ×10⁻19। तो ये क्या है? प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया था। ये माइनस के अंदर 1.6 10⁻19, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसलिए आंसर क्या हो रहा है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन या कूलाम। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। 10⁻19 जो होता है, ये क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं मित्रों। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्फा कण,
अल्फा कण है होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं मित्रों? आपको पता है विद्युत चुम्बकीकरण, प्रोटॉन कण, इलेक्ट्रॉन कण। अब इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कण नहीं होते, विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं होती, तो क्या होगी ये? हीलियम के कण। किसके? हीलियम के कण। और हीलियम के कणों यानी हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण, और अल्फा कणों का प्रयोग स्वर्ण पत्र पर किसने किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किसने किया मित्रों? रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखिए अल्फा कणों का प्रयोग स्वर्ण पत्र पर किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया। और किस खोज की इसने? खोज क्या की? नाभिक की। किसकी खोज की? नाभिक की। तो ध्यान रखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। किस अल्फा कणों का बौछार किया? किसने? रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्र पर किया, तो सोने की पन्नी ली, इस पर क्या? अल्फा कणों की बौछार करी, तो अधिकांश अल्फा कण तो क्या निकल गए? सीधे निकल गए। कुछ टकरा कर चले गए, लेकिन कुछ अल्फा कण टकरा कर वापस आ गए। क्या हो मित्र? यानी अल्फा कणों की बौछार करी स्वर्ण पत्र पर। किस पर करी? स्वर्ण पत्र पर। अल्फा कणों की बौछार करी स्वर्ण पत्र पर, और जब टकरा कर कुछ तो चले गए, सीधे चले गए, कुछ विपरीत मुड़ गए, लेकिन कुछ अल्फा कण टकराए और टकरा कर क्या हो गया मित्रों? वापस चले गए। टकरा कर क्या हो गए? वापस चले गए। टकरा कर वापस चले गए। अल्फा कण जो है टकरा कर वापस यहां से टकरा गए, वापस चले गए। जब इन्हों बाद में पता चला कि परमाणु के केंद्र में उच्च धनावेश पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? उच्च धनावेश, उच्च पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में उच्च धनावेश पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये घटना स्वर्ण पत्री प्रयोग द्वारा किसने समझाई मित्रों? रदरफोर्ड ने। किसने समझाई? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए मित्रों यहां की बात करें हम, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अब आणविक द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान भार। परमाणु का, किसी भी यौगिक का द्रव्यमान भार क्या होता है? परमाणु भार या अणुभार। तो अणुभार यानी आणविक भार। आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? आणविक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? प्रथम परमाणु की संख्या इंटू उसका परमाणु भार प्लस दूसरे परमाणु की संख्या इंटू उसका परमाणु भार। ये मित्रों सूत्र होता है इसका आणविक द्रव्यमान निकालने। किसका मित्रों? आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र है। आणविक द्रव्यमान निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। अब आप बात कर रहे हैं H2O का। किसकी बात कर रहे हैं? H2O। तो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का होता है 16। ये क्या है? एटॉमिक वेट, परमाणु भार। ठीक। अब बात करें परमाणु की संख्या। परमाणु की क्या हो गया? परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या देखो, यहां पर परमाणु की कितनी संख्या है मित्रों? परमाणु की संख्या कितनी है? यहां पर परमाणु की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है? 2 हाइड्रोजन की। और इसके भार कितना है? 1। भार कितना है? 1। परमाणु संख्या कितनी है? 2 और भार कितना है? 1। दूसरे परमाणु की बात करें, दूसरा परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितनी संख्या है? 1। भार कितना है इसका? 16। तो कितना हो गया देखो मित्रों? 2 प्लस 16 कितना हो गया मित्रों? 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 यूनिट। क्या आ जाएगा? 18 यूनिट। इसी प्रकार देखो मित्रों CO2 का बताता हूं। CO2 का, अब C में कितना होता है? कार्बन होता है 12। भार है क्या? ये परमाणु भार। और यहां पर ऑक्सीजन का कितना है मित्रों? 16। अब यहां पर करो देखो, कार्बन की संख्या कितनी है? संख्या 1। भार कितना है इसका? 12। संख्या कितनी है? परमाणु संख्या 1। परमाणु संख्या तो 1 होगी। और भार कितना है इसका? 12 प्लस दूसरे परमाणु की संख्या कितनी है? 2। और फिर भार कितना है इसका? 16। 16 दूनी 32, 12 एकम 12, कितना हो गया? 44। क्या आ गया? यूनिट। क्या आ जाएगा मित्रों? यूनिट। इस प्रकार परमाणु इनका क्या निकाला जाता है? आणविक द्रव्यमान या परमाणु आणविक द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात किया
जाता है, आणविक भार ज्ञात किया जाता है। सूत्र क्या याद रखना पड़ेगा, पहले परमाणु की संख्या इंटू उसका परमाणु भार, दूसरे परमाणु संख्या इंटू उसका परमाणु भार। आपको याद रहे 3 का भी निकाल सकते हैं। जैसे बात करिए हमने, देखो कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको पता है यहाँ पर परमाणु भार बात करें, हम परमाणु भार की बात करें तो कैल्शियम का कितना होता है मित्रों 40, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है मित्रों 16। कितना होता है 16। आप देखो सूत्र में जमा है, देखो मित्रों पहले परमाणु की संख्या कितना है, कैल्शियम परमाणु की संख्या कितनी है 1, भार कितना है, ऐसा परमाणु भार कितना है मित्रा, परमाणु भार है 40, प्लस देखो दूसरे परमाणु की संख्या कितनी है मित्रों, दूसरे परमाणु की संख्या कौन सी है, कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है 1, भार कितना है मित्रों 12, प्लस दूसरे परमाणु की संख्या की तीसरा है, देखो तीसरा परमाणु ही आ गया, तो यह तीसरा जुड़ जाता है, कौन सा आ जाता है, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे परमाणु की संख्या कितनी है 3, भार कितना है मित्रों यहाँ पर 16। तो देखिए किस तरह हो गया, यहाँ पर देखो 40 प्लस 12 प्लस 16 या 48, कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर देखिए 10 50 हो जाएगा, पर 10 इधर चल जाएगा तो कितना है 100, कितना आ गया 100 यूनिट। एएमयू कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्या कहते हैं एएमयू, एएमयू लगाते हैं यहाँ पर, एएमयू का क्या लगाते हैं यहाँ पर, केवल यू लगा दिया, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप एक परमाणु, दो परमाणु, त्रिपरमाणु के द्रव्यभार का द्रव्यमान संख्याओं को आसानी से आणविक संख्याएं ज्ञात कर सकते हो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा मित्रों, जल का H2O का, तो H2O का सही आएगा आंसर 18। ये देखिए मित्रों, किसी तत्व की बात करें, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं, यानी जिनके किसी द्रव्यमान, किसी तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं आइसोट्रोप, क्या कहते हैं मित्रों आइसोट्रोप, समस्थानिक क्या कहते हैं आइसोट्रोप, यानी किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अणुभार समान होते हैं। तो समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के वे रूप जिनमें, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, यानी जिनमें परमाणु भार अलग होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या कहलाते हुए समस्थानिक, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मित्रों समस्थानिक। जैसे एग्जांपल बात करें हमने हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एक कहलाता है प्रोटियम, क्या कहलाया मित्रों प्रोटियम। यहां पर बात करिए हमने 1 + 2, ये हो गया ड्यूटेरियम। फिर बात करें मैंने 1 और 3, ये कहलाया ट्राइटियम, कहलाया मित्रों ट्राइटियम। तो यहां पर देखो ये सब क्या है परमाणु भार, क्या है परमाणु भार। तो परमाणु भार तो इनमें अलग है, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी परमाणु भार तो अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक देखो ये, सॉरी परमाणु क्रमांक, ये क्या गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक देखो ये एक और ये, तो परमाणु क्रमांक तो क्या है समान है, परमाणु क्रमांक तो क्या है समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है अलग अलग, वे क्या कहलाते हैं समस्थानिक, क्या कहलाते हैं समस्थानिक। तो देखो आप परमाणु भार में तो समान क्या होते हैं, आप देखो समान क्या होते हैं, समान क्या होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा परमाणु क्रमांक समान। तो परमाणु तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं समस्थानिक या आइसोट्रोप कहलाते हैं। ये भी बढ़िया प्रश्न है मित्रों। अपन आए हुए प्रश्नों का ही एनालिसिस कर रहे हैं मित्रों, क्या कर रहे हैं आए हुए प्रश्नों का ही एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे क्या है आपको आगे दिक्कत ना आए, आने वाले पेपरों में ये पता रहे कि किस तरह पेपर आया था और अब कैसे आ सकता है टॉपिक। जैसे आपने पढ़ा परमाणु, अणु और मिश्रण यौगिक, ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो आपके राजस्थान ग्रुप डी के अंदर दिया हुआ है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको वीडियो के अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको ये प्रश्नों को एनालिसिस करना है कि किस तरह के प्रश्न आए थे और किस तरह सोल्व किए हैं। देखो कौन सा कथन नाभिकीय संलयन को वर्णन करता है, कौन सा कथन
नाभिक के संलयन का वर्णन करता है। तो आपको देखो, ये देखो पहले तो शब्द नाभिकीय संलयन, संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, क्या होता है मित्रों, या मिलना, या मिलना। संलयन का अर्थ होता है मिलना। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। दो हल्के नाभिक, क्या मित्रों, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दो हल्के नाभिक मिलते हैं और एक क्या करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। एक तो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। क्या होती है मित्रों, नाभिकीय विखंडन। तो ध्यान रखना, दोनों ये अलग है। विखंडन में तो टूटते हैं, क्या होता है मित्रों, टूटते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जुड़ते हैं। ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही बात करें अपन, रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र की बात करें, अपन परमाणु रिएक्टर की बात करें, परमाणु रिएक्टरों की, उसके अंदर ये अभिक्रिया होती है। यूरेनियम का विखंडन होता है। क्या होता है, यूरेनियम का विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। यहाँ पर दो हल्के नाभिक यानी हाइड्रोजन से क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनती है, हीलियम बनाती है। क्या बनाती है मित्रों, हीलियम बनाती है। तो सूर्य के प्रकाश में दो हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक का बनाने की क्रिया के लिए जुड़ जाते हैं। दो हल्के नाभिक, दो हाइड्रोजन के नाभिक एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। देखो यूरेनियम, आप एक एक प्रश्न पे एक एक 4 ऑप्शन में एक एक टॉपिक भी काटोगे, एक एक क्वेश्चन भी काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो दो हीलियम नाभिक, ये तो भारी है, जबकि हाइड्रोजन हल्का है, तो ये प्रश्न गलत हो गया। फिर बात करें दो हाइड्रोजन यानी हल्के हैं और एक हीलियम बन रहा है यानी जुड़ रहे हैं। दो हाइड्रोजन जुड़ी और जुड़कर क्या बना रही है, हीलियम बना रही है। क्या बना रही है मित्रों, हीलियम बना रही है। क्या बनाएगी, हीलियम। तो यानी क्या, दो हल्के नाभिक जुड़ेंगे, जुड़कर क्या बनाएंगे, हीलियम बनाने। तो क्या कहलाएगी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। बिल्कुल राइट है। यूरेनियम नाभिक का विभाजन होता है यानी क्या होगी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपसे एक ही हीलियम नाभिक एक अल्फा कण से मिलकर हाइड्रोजन नाभिक बनाता है, ये भी गलत हो गया। तो आपने 3 ऑप्शन काट भी दिए तो भी एक ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब बात कर रहे हैं मित्रों अक्रिय गैसों की संयोजकता। संयोजकता किसकी कहते हैं, पहले बात करें वैलेंसी यानी संयोजकता। परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अपना अष्टक नियम का पालन करते हैं। यह अष्टक नियम का पालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं वे उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी यानी संयोजकता कहलाती है। जैसे देखिए बात करें, मैंने बात करी सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 11। तो पहले वाले में 2, फिर दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। ठीक, क्लोरीन की बात करी मैंने, कितना है 17। पहले आएगी 2, फिर 8, फिर आएगी 7। कितना आएगी 7। यहां पर देखिए ये परमाणु एक अष्टक नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार, अष्टक नियम। परमाणु के बाह्यतम को बस इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा इसका Na+। क्या बन जाएगा मित्रों, Na+। क्या आ जाएगा 2 और 8। और यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्या बन जाएगा 2 8 8। तो क्या हो जाएगा NaCl, ये हो गया Cl- बन जाएगा, ये Na+ बन जाएगा। तो जो परमाणु अष्टक का नियम का पालन करता है या करने के लिए करता है वो क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता। किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, यानी लेगा और देना, यानी जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है मित्रों, 0। क्या होती है, 0, क्योंकि इनका क्या होता है, अष्टक पूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है, अष्टक पूर्ण माना जाता है, या बाह्यतम कोश पूर्ण, बाह्यतम कोश पूर्ण होता है। अब इनका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है तो इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे आपने मैंने बताया हेमा, नेहा और करीना, जेसी, रानिया, ये सब क्या है, अक्रिय गैसीय तत्व है।
इनका संयोजकता क्या होती है, इनकी बैलेंसी संयोजकता क्या होती है मित्रों, इनकी संयोजकता क्या मानी जाती है, शून्य। क्या मानी जाती है, 0। क्या आंसर आएगा मित्रों, 0। तो कैसे याद करोगे, हेमा नेहा और करीना जैसी रानियां, हेमा नेहा और करीना जैसी रानियां, इन सब की संयोजकता क्या होती है, 0 मानी जाती है, क्योंकि ये क्या है, अक्रिय गैसीय उत्कृष्ट निष्क्रिय गैसीय परमाणु। उत्कृष्ट बोल दो, निष्क्रिय बोल दो, गैसीय परमाणु है। इनके अष्टक पूर्ण होता है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 18, ये 0 होती है। और ये किस ग्रुप के, 18वें वर्ग के सदस्य, इसके सदस्य 18वें वर्ग के सदस्य, इसे शून्य वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मित्रों, शून्य वर्ग। क्या कहते हैं, शून्य वर्ग। इसे क्या कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। ठीक, तो ये आ गया मित्रों 0। अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक मिश्रण के संघटक विधि या विधियों द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। एक मिश्रण के संघटक और पृथक किए जा सकते हैं। ठीक, यानी किस विधि से मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। पहले तो आप समझिए मिश्रण और यौगिक। एक बात करें यौगिक की, मिश्रण क्या होता है, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं, जबकि ये निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। ये किस में मिलाए जाते हैं, निश्चित अनुपात में। मित्रों ध्यान रखें, यौगिक और मिश्रण में आपको जब तक अंतर पता नहीं है, जब तक आप आंसर को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब तो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, ये तो किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, जबकि ये क्या निश्चित अनुपात में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। तो निश्चित अनुपात में जो मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। और ये रासायनिक विधियों से पृथक होते हैं, जबकि ये होते हैं भौतिक विधियों से। किससे होते हैं मित्रों, भौतिक विधि से। तो भौतिक विधियों से पृथक किए जा सकते हैं। ये किससे किए जा सकते हैं, भौतिक विधियों से भी पृथक किए जा सकते हैं। ये क्या, मिश्रण का संगठन भौतिक विधियों से भी पृथक किया जा सकता है। निम्न में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। आप देखो, आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल के 1 विलयन, जिसमें आयोडीन का टिंचर, आयोडीन का टिंचर भी कहते हैं। यानी आयोडीन को और एल्कोहल को बनाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टिंचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंचर भी कहते हैं। तो आपको इन्होंने पूछा है, आयोडीन एक विलायक है और एल्कोहल एक विलेय है। द्रव में गैस का विलयन है। आयोडीन एक विलेय है और एल्कोहल एक विलायक है। गैसों में द्रव का विलयन है। तो देखो मित्रों, ये 2 शब्द आ रहे हैं बार बार, एक तो विलायक आ रहा है, क्या आ रहा है, विलायक, और एक कौन सा शब्द आ रहा है, विलेय। 2 शब्द आ रहे हैं मित्रों। कौन कौन से आ रहे हैं, विलेय और विलायक। और विलेय और विलायक का अर्थ समझिए। देखो पहले तो देखो, ये एक पात्र है आपके पास, ये एक पात्र ले लिया आपने, इस तरह का पात्र ले लिया। ठीक, अब इसमें हमने जल भर लिया। क्या भर लिया, जल। ये जल है। अब जल के अंदर आपने NaCl डाला। क्या डाला, NaCl। क्या मिलाया आपने, NaCl। तो जो घोलता है, जो स्वयं में घोलता है, किसी को घोलता है, वो क्या कहलाता है, विलायक। क्या कहलाता है, विलायक। और जो घुलता है वो क्या कहलाता है, विलेय। इसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। इसकी मात्रा क्या क्या होती है, कम। इसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा कम होती है, जबकि इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। यानी जो स्वयं में घोलता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और जो घुलता है वो कहलाता है, विलेय कहलाता है। और इन दोनों का, विलेय प्लस विलायक, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। क्या बन जाता है मित्रों, सॉल्यूशन, विलयन। जो विलायक कौन है, जो घुलता है, घोलता है। क्या घोलता है, जो क्या करता है मित्रों, घोलता है। क्या करता है, घोलता है। जो घोलता है वो क्या कहलाता है, विलायक। और जो घुलता है वो क्या कहलाता है, विलेय। और जो बनता है
वो कहलाता है विलियन। जो बनेगा वो विलियन, जो घुलता है वो विले, जो घोलता है ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में होता है, किसमें होता है, अधिक मात्रा में, और ये क्या होता है, कम मात्रा में। जो अधिक मात्रा में होता है, जो घोलता है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, विलायक, और जो घुलता है वो क्या कहलाएगा, विलेय। तो यहाँ पर आयोडीन एल्कोहल में के विलियन में आयोडीन का टिंचर भी कहते हैं, तो आयोडीन एक विलेय है और एल्कोहल क्या है, विलायक। एल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, टिंचर आयोडीन बन जाती है। क्या बन जाती है मित्रों, टिंचर आयोडीन बन जाती है। तो यहाँ पर आयोडीन क्या है, एक विलेय है, अल्प मात्रा में आयोडीन का उपयोग किया जाता है, विलायक है, एल्कोहल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पर ये एल्कोहल इस आयोडीन को घोल लेता है, एल्कोहल क्या कर लेता है, आयोडीन को घोल लेता है। तो ये तो हो जाएगा क्या, विलायक, और ये विलायक हो जाएगा, और आयोडीन क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, निम्न में से सुमेलित कीजिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए। अब आपको बताना है मिश्रण और पृथक्करण तकनीक, इनमें से आपको बताना है किस तरह से पिगमेंट अलग होते हैं। आप देखिए, कपूर और नमक, मक्खन और दही, तेल और जल, एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट्स। अब आपको यहां पर सामान्य जो सबसे पहले आता है वो आंसर टिक लगाएं और चार ऑप्शनों में मिलाने का प्रयास करें। तो जैसे मैंने बात करी, यहां पर देखो उधर ए, बी, सी और डी। अब देखना मित्रों, ए कपूर और नमक, आपको आता क्या है, क्या पता है पहले से, आप बताओ उर्दू, आपको पता है कपूर और नमक को, कपूर को आप जलाते हो तो तुरंत कपूर जल का क्या बन जाती है, कपूर सीधी किसमें बन जाती है, कपूर गर्म करने पर क्या हो जाती है, गर्म करने पर गैस बन जाती है, क्या बन जाती है, गैस। तो ये कौन सी घटना थी, ऊर्ध्वापातन। कौन सी थी मित्रों, ऊर्ध्वापातन। तो यहां पर आपको ये पता है कि नमक और कपूर का, नमक और कपूर को कैसे पृथक किया जा सकता है, ऊर्ध्वापातन विधि से। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसे पहले में थड़ हो, तो पहले में थड़ देखो, पहले का थड़ एक ये रहा और एक ये रहा, तो यानी ये गलते ये गलते, ये दो ऑप्शन आप काट दो, काट दे दोनों ऑप्शन। अब बचे आपके पास दो, पहले बच गया, पहले का फर्स्ट ए का है तीसरा ऑप्शन। अब देखिए मक्खन और दही निकालना, मक्खन से दही हटाना कौन सी विधि है, अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि है मित्रों, अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि, अपकेंद्रण विधि, यानी दूसरे का कौन सा है, फोर्थ। तो इन दोनों में देखिए दूसरे का फोर्थ कौन सा है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, दूसरे का फोर्थ। तो दूसरे का फोर्थ। और इसी प्रकार से सी देख लीजिए, तेल और जल को पृथक करना, तेल और जल को पृथक करना, तेल और जल को कैसे अलग करोगे, कीप विधि द्वारा। कीप विधि का अर्थ होता है जिसे आप कीप बना लोगे, ये कीप के अंदर द्वारा देखो आप, इसके अंदर यहाँ पर तेल और जल को, तेल और जल को अलग कर सकते हैं, तेल प्लस जल को पृथक कर सकते हैं कीप विधि द्वारा। तो पृथक कीप द्वारा क्या, जल और तेल को अलग करता है। विभिन्न पिगमेंट, पिगमेंट यानी रंगों का पृथक्करण किया जाता है क्रोमैटोग्राफी, किसके द्वारा, क्रोमैटोग्राफी। फूलों से रंग उड़ाने के लिए, पत्तियों से विभिन्न पिगमेंट या रंग हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अब केंद्रण में ध्यान रखिए, अब केंद्रण में वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन बात करें, रक्त जांच की बात करें, मक्खन या घी की बात करें, तो सब में कौन सा आएगा, अपकेंद्रण विधि आता है। क्या आता है, अपकेंद्रण। तो इस प्रकार हम प्रश्नों का क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल मित्रों, आपको यदि दो ऑप्शन भी आते हैं तो आप जो ऑप्शन पहले मिल रहे हैं उन्हें मिलाकर फिर काटते जाइए। आपने जैसे ये काट दिया, ये काट दिया, एंड में इसका फर्स्ट थर्ड का फोर्थ कर दिया, तो आपने ये काट दिया, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है मित्रों, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है जो अधिक मात्रा में, ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी की नहीं बात करें, यहाँ ब्रह्मांड की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की, तो यह पृथ्वी की बात नहीं करें, पृथ्वी की आती, भूपटपट आती, तो क्या था आंसर, ऑक्सीजन। लेकिन ब्रह्मांड की बात आ गई तो क्या आ गया, हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा मित्रों, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के अंदर सूर्य भी इसमें इंक्लूड हो गया तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और यदि भूमि आता तो फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। क्या आएगा मित्रों, ऑक्सीजन।
आप देखो भूपटल पर, देखो ये सेम प्रश्न था, पहला था ब्रह्मांड का, अब आया भूपटल पर। भूपटल की बात करें, भूपटल पर कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ध्यान रखिए भूमि पर आ जाएगा, भूपटल यानी भूमि परत, भूमि परत आ जाए तो आंसर आता है आपका ऑक्सीजन। कौन सा आता है मित्रों, ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड आ जाता है, ब्रह्मांड आ जाता है तो फिर क्या आ जाएगा आंसर, हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा मित्रों, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, और आपसे पूछ ले सर्वमुखी तत्व, सर्वोत्तमुखी, सर्वोत्तमुखी तत्व, तो सब जगह पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन। शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम, शरीर में पाया जाता है, शरीर में अधिक कौन सा, कैल्शियम। वायुमंडल में किसकी बात करें, ये वायुमंडल में, वायुमंडल में अधिक, वायुमंडल में अधिक, तो वायुमंडल में अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। केवल भूमि भूपटल की बात करें तो आ जाएगा आंसर ऑक्सीजन। कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। तो प्रश्न को आप समझिए, नाइट्रोजन पर बात करें तो वायुमंडल में अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन आएगा, शरीर में अधिक मात्रा में तो कैल्शियम आ जाएगा, सब जगह पाए जाने वाला तो आंसर कार्बन आ जाएगा। और आप पूछे भूमि की परत पर पूछा तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड की बात कर ले तो आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। ये चारों ये प्रश्न क्या है, अलग अलग प्रकार के। ये भी रेलवे के अंदर आया हुआ प्रश्न है मित्रों, आरआरबी में ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। टंगस्टन तत्व का संकेत, संकेतक तो बताइए, नहीं संकेत टंगस्टन को किससे लिखा जाता है, तो क्या आएगा आंसर मित्रों, याद करना है, रखना है आपको, डब्लू से। टंगस्टन किससे रखा जाता है, डब्लू से। और इसका गलनांक अधिक होता है, उच्च गलनांक वाला होता है। क्या है इसका गलनांक, उच्च गलनांक हो पाया, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ध्यान रखें, और उच्च गलनांक वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, निम्न में से यौगिक कौन सा है। तो आपको जस्ट ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न ये भी। आप देखिए यौगिक, अभी मेरे दोस्त थोड़ी देर पहले ही बताया यौगिक का, बताया था यौगिक क्या होते हैं, वे जिनका, जिनके तत्वों का या परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, जिनका तत्व परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, तो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप बात करिए हमने जल H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन क्या है 1, इनका अनुपात निश्चित है। ग्लूकोज की बात करी C6H12O6, यहाँ पर भी निश्चित है, इसका 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यह अनुपात निश्चित है। तो जिनका अनुपात निश्चित होता है वे सब क्या कहलाते हैं मित्रों, यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए जिनका अनुपात निश्चित है वो क्या कहलाए, यौगिक कहलाते हैं। जल क्या है, यौगिक है। जल क्या है मित्रों, यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह बात करें H2 और FS फेरस सल्फेट की बात कर प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो इनके थोड़ी देर जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया था प्रश्न, यहाँ पर ये भी संरचना इसकी निश्चित है, इसकी भी आणविक संरचना निश्चित है। और जिनका अनुपात निश्चित होता है वे यौगिक कहलाते हैं, जिनकी अनुपात निश्चित नहीं होता वे कहलाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे ये, यौगिक। क्या कहलाते हैं, यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 हम, निम्न में से कौन सा यौगिक अणु में दियाबंद नहीं है, एकल बंद नहीं है, इसका मतलब दियाबंद यानी एकल दियाबंद नहीं है। तो ऐसा कौन सा यौगिक है, ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिनमें डबल बॉन्ड की बात करें एकल दियाबंद नहीं है। तो यानी इसमें एकल दियाबंद नहीं है तो उसमें कौन सा बंद है, त्रियाबंद है। तो आंसर कौन सा आएगा, देखो मित्रों इसमें कौन सा, यहाँ पर प्रोपीन इन आ गया, इन आते से क्या हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर एसीटोन आ गया, यह भी एक समूह यौगिक है। तो ये आ गया प्रोपाइन, क्या आ गया मित्रों, प्रोपाइन। और मैंने आपको बताया है जिनमें आइन जुड़ा होता है वो कौन सा होता है, दियाबंद की जगह क्या है, ट्रिपल बंद। कौन सा बंद होता है, त्रियाबंद। जबकि यह पूछा है दियाबंद नहीं है, यानी दियाबंद नहीं है तो उसमें कौन सा बंद है, त्रियाबंद है। तो सही आंसर कौन सा होगा, प्रोपाइन। द्विआबंध का उदाहरण नहीं है, किसका ये, त्रिआबंध का उदाहरण है। 27 नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों, फिटकरी गंदे पानी गंदले पानी को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी कौन सी क्रिया करती है जिससे गंदा पानी जो है साफ हो जाता है, तो क्रिया आएगी स्कंदन। कौन सी आएगी, स्कंदन। जिस प्रकार रक्त के अंदर पृथक्करण हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, उसी प्रकार
जल के अंदर भी फिटकरी डालने पर, जल के अंदर फिटकरी डाल देंगे तो यहाँ पर देखो आप गंदगी तल में बैठ जाती है, गंदगी जो होगी तल में बैठ जाती है। फिटकरी खोलने पर क्या है, जो गंदगी कहाँ बैठ जाएगी, तल में, और साफ पानी पृथक कर दिया जाता है। तो आंसर आएगा स्कंदन। नेक्स्ट प्रश्न देखो मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट जल गैस, कौन सा, जल गैस। इसका दूसरा, इसी यही प्रश्न दूसरे नाम से आ सकता है, वाटर गैस। किस नाम से मित्रों, वाटर गैस। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो वाटर गैस का जब रक्त तप्त लोहे पर, गर्म लोहे पर जलवाष्प फेंकी जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन का मिश्रण बनता है, और ये गैस कहलाती है जल गैस या वाटर गैस के नाम से जानी जाती है। यही प्रश्न अगर प्रोड्यूसर गैस के नाम से आता तो आंसर क्या आता मित्रों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, तब प्रश्न आता, आंसर आता प्रोड्यूसर गैस। अभी पूछ रहा है जल गैस का, तो आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कौन सा आएगा मित्रों, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। पयास, पयास का अर्थ देखिए मित्रों, जल को तेल में मिलाना, तेल को जल में मिलाना, दोनों या कोई नहीं। तो समझना मित्रों, तेल का जल में मिलना, तेल का जल में मिलना या जल का तेल में मिलना, तो कम मात्रा में, अधिक मात्रा में अगर भारी पदार्थ है तो कम मात्रा में दिए गए मिलाए गए पदार्थ आसानी से मिल जाएंगे। अगर पूरी तरह नहीं मिलते तो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है ये। तो आंसर आएगा यहाँ पे पयास, तेल का जल में मिलना, तेल का जल में मिलना। तो कौन सा आएगा, केवल नंबर फर्स्ट। फिर बात कर रहे हैं हम धातु में वेल्डिंग, वेल्डिंग आर्क की जाती है, तो इसमें कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है, तो कौन सी गैस का मिश्रण काम में लिया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, वेल्डिंग में कौन सी धातु के साथ गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए मित्रों, जो प्रश्न आपको फोर्थ ग्रेड के अंदर दिए गए आ रहे हैं, ये प्रश्न का जो टॉपिक है यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण, वहां से प्रश्न आना निश्चित है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में 4 टॉपिक है, फिजिक्स में एक ही टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, बायोलॉजी में 5-7 टॉपिक है, तो आपको हर टॉपिक से 1-1, 2-2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप बात कर रहे हैं मिश्र धातु की, यानी पीतल। एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने मिश्र धातु, क्या पढ़ा होगा मित्रों, मिश्र धातु, यानी दो धातुओं के मिश्रण से, धातु और धातु, दो धातुओं को मिला दिया जाता है तो एक मिश्र धातु का निर्माण होता है। ये क्या होता है, दो गुणवत्ता वाली होती है, दो गुणों वाली, ज्यादा गुणों को समावेश करके बनाई जाती है। जैसे बात करिए पीतल, इसकी बात करिए मित्र, पीतल, पीतल क्या है, तो पीतल एक क्या है, यहाँ पर देखिए पीतल क्या मिश्र धातु है, कौन सी है, मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। पीतल का निर्माण किससे हो रहा है मित्रों, पीतल का निर्माण जिंक, कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर प्लस जिंक से। जब कॉपर और जिंक का मिक्सचर बनाया जाता है, निश्चित अनुपात मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, पीतल, क्या बनती है, पीतल मिश्र धातु बनती है। कैसे याद रखेंगे हम, पिताजी, कैसे याद रखेंगे, पिताजी, यानी पीतल का निर्माण कैसे होता है, ता से तामा, जा से जिंक, और क्या बन जाता है यहाँ पर, पीतल, क्या बन जाती है, मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। फिर बात करें, देखो लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है, लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है। आप देखो जिसमें क्रोमियम Cr, निकिल की बात करें और Fe, ये किसका मिश्रण है, स्टेनल स्टील का। किसका मित्रों, स्टेनल स्टील का मिश्रण कहलाती है, कौन, निकिल, लोहा और क्रोमियम। नमक और कपूर के मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो आपको पता है नमक और कपूर के मिश्रण को कौन सी विधि से अलग किया जाता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ाया, ऊर्ध्वपातन।
वे पदार्थ जिन्हें ऊष्मा दी जाती है और वो सीधे काय में बदल जाते हैं, गैस में। काय में बदल जाते हैं, गैस में। ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाती है मित्रों? ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। और यहाँ पर देखिए नमक और कपूर को पृथक करना। ये कपूर आ गई, तो यहाँ पर उदाहरण बताया था, कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन, ये सब किसका उदाहरण है मित्रों? ये सब किसके उदाहरण है? ऊर्ध्वापातन के। किसके? ऊर्ध्वापातन के। तो नमक को और कपूर को पृथक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वापातन का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वापातन विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए मित्रों, ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वापातन का गुण किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड। जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नौसादर। ध्यान रखें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की बात करें मित्रों, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वापातन। किसका? ऊर्ध्वापातन का। दही को भिगोकर मक्खन निकालना कौन सी विधि है? कौन सा परिवर्तन दर्शाएगी दही को? तो ध्यान है मित्रों, दही से भिगोकर मक्खन निकालना कौन सी? अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि है मित्रों? अपकेंद्रण। कौन सी है? अपकेंद्रण विधि। रक्त की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। और दही से घी निकालने, मक्खन निकालने के लिए भी अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज क्या है? ये मित्रों ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यौगिक व मिश्रण, यहां से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। जिनके अणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या, परमाणु संख्या निश्चित है, यानी निश्चित अनुपात में मिलाई गई हो, निश्चित अनुपात में हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सब यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैंने बात करी, जल की बात करी, यहां पर CH3H4OH की बात करी, यहां पर मैंने बात कर लिया आपसे C6H12O6 की बात कर ली। ये सब क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, जो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जिनमें अनुपात निश्चित नहीं होता, जिनका अनुपात निश्चित नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। और जिनमें निश्चित अनुपात होता है वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए जल भी एक यौगिक है, और ग्लूकोज भी क्या है? एक यौगिक है। पहले आप ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो यहां पर यह क्या? ग्लूकोज क्या है? एक यौगिक है। तो आप पहचान पाओगे ग्लूकोज क्या है? एक यौगिक है। तो देखो मित्रों, हम 37 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, शुष्क जल का सबसे अच्छा उदाहरण है शुष्क जल। शुष्क जल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है मित्रों? सिलिका जेल। कौन सा आएगा इसमें? सिलिका जेल। सिलिका जेल एक जल अवशोषक के रूप में प्रयुक्त होता है। जल अवशोषक का उपयोग जल अवशोषक के रूप में किया जाता है सिलिका जेल का। किसका उपयोग? सिलिका जेल। तो सिलिका जो जेल होती है, और सिलिका जेल का उपयोग किसमें किया जाता है मित्रों? जल अवशोषक के रूप में किया जाता है। तो शुष्क जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? सिलिका जेल माना जाएंगे मित्रों। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना, अन्य कणों को अलग अलग करना। सामान्य विधि, सामान्य किसान क्या करते हैं? फटकने की विधि काम लेते हैं, और फटकने की विधि को कहते हैं विनोइंग। क्या कहते हैं? विनोइंग। लेकिन यही काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। जब मशीनों के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं मित्रों? थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो ध्यान रखिए, यदि प्रश्न उल्टा आ जाए, छोटे किसान सामान्य रूप से दाने को भूसे से अलग करते हैं, तो क्या कहलाती है? विनोइंग। क्या कहलाती है? विनोइंग। फटकना क्या कहलाता है? फटकना। ये सामान्य छोटे किसान करते हैं हाथों से, छोटे किसानों द्वारा किया जाता है अपने हाथों से। और ये क्रिया की जाती है मशीनों द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? मशीनों द्वारा। तो मशीनों द्वारा दाने को भूसे से अलग करना, ये दाने अलग कर देना, ये क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
यहाँ पर देखिए मित्रों, इनमें से आपको ऑप्शन मिलाना है। ऑप्शन मिलाने की दो तकनीक आपको टेक्निक मैंने बताई है। आप चारों ऑप्शन में से आप देखिए जिनका दो आपको पता है पहले उनको मिलान कर लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उनको आप काट दीजिए। जैसे आपको पता है कि धुआं है, अब धुआं क्या है, गैस है, वायुमंडल में जो गैस है इसके अंदर क्या है, प्रदूषण के ठोस कण पाए जाते हैं। प्रदूषण के क्या पाए जाते हैं, ठोस कण पाए जाते हैं। यानी आपको एक फिक्स है कि यहाँ पर धुआं, यानी ए का ऑप्शन कौन सा है, फिफ्थ है। तो इनमें से देखिए ए का ऑप्शन फिफ्थ कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। तो इसका मतलब ये आप इसको काट देना और एक इसको काट देना, यानी दो की तरफ तो आपको देखना ही नहीं है। फिर बचे आपको दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में आपको देखना है दूसरा ऑप्शन, जेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, जो पूरी तरह घुला होता है, फोम क्या होता है। तो जेल आप देखिए यहाँ पर जेल क्या है, तो जब जेल कैसे बनता है, जो ठोस में कोई ठोस पदार्थ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। यानी अर्ध ठोस द्रव, अर्ध ठोस द्रव क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। अर्ध ठोस द्रव क्या कहलाता है मित्रों, जेल कहलाता है। जैसे मैंने बात करी किसान केचप टमाटर सॉस की बात करी, सॉस की बात करी, तो ये क्या है, एक जेली पदार्थ है। और जेल क्या है, ठोस के अंदर क्या मिला है, द्रव, यानी अर्ध ठोस द्रव है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी का आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। तो आप देखिए बी के अंदर कौन सा फोर्थ, इसमें ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, ये। तो आपको बिना चारों ऑप्शन लगाए आपको पहला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। तो पहला आंसर बिल्कुल राइट है। इमल्शन देखो तीसरा ऑप्शन, इमल्शन द्रव में द्रव मिला होता है। फोम का अंदर देखो यहां पर मित्रों, फोम द्रव में परिचित गैस, द्रव में परिचित गैस क्या कहलाती है, फोम कहलाती है। तो इसका पहला आंसर सही है। यदि ये चार में से आपको दो का भी मिलान सही कर लोगे तो आप ऑप्शन काट दोगे, और ऑप्शन काट दोगे तो आपको पता ही है, तीन आपने काट दिया तो एक आंसर आपका सही निकल जाएगा। या तो आपको तीन गलत पता हो या एक सही पता हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर जल में मिलाकर असंतृप्त अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाता है, तो इनमें से भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ऐसी कौन सी राशि है, यदि जल के अंदर चीनी मिला दी जाए तो ऐसी कौन सी राशि है जो बदलेगी नहीं। तो आप बताइए इसमें कौन सी राशि है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो भौतिक राशि में यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ के आयतन में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां तक के हमने प्रश्न पढ़े, तो आप इन प्रश्नों का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जब नए प्रश्न आएंगे वो इनसे ही रिलेटेड आएंगे। टॉपिक आपका यौगिक तत्व मिश्रण दे दिया है, तो आप ध्यान रखिए, आप अटूट मेहनत कीजिए, क्योंकि आप वो जमाने गए जब आप 1 वीक सीरीज पढ़कर ही पास हो जाते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ पढ़ के राइट पास हो जाते थे। आप मेथड समझिए गवर्नमेंट का, हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन भी बदल रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन में नहीं भी जुड़ रहा है। तो वो जमाना गया जब आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर रट के आप पास हो जाते थे। कमबख्त कामयाब वही हुए जो इस काबिल न थे, कमबख्त कामयाब वही हुए जो इस काबिल न थे, और दौड़ में जीते वही जो दौड़ में शामिल ही न थे। तो जमाना गया जब एक एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ के ही कंपटीशन फाइट हो जाता था। आज बच्चे दिन दिन रात रात पढ़ रहे, 10-17 घंटे तक बच्चे लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और तो ये सब किस वजह से हुआ है, जितना जितना कंपटीशन बढ़ा है, क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ी है, तो उनके आपको कंपटीशन और ज्यादा टफ होता गया है। तो आपको समझे, पहले क्वेश्चन समझना है, फिर उसके 4 ऑप्शन में देखना है इसका रिलेटेड क्या है। अगर काटना चाहो तो उसे काटते जाओ, अपना भी आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम धातु अधातु और उसके महत्वपूर्ण तत्व। नमस्कार।